दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के प्रथम पाठ नमक का दरोगा कहानी के संदर्भ में। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। इस वीडियो में हम लेखक का परिचय और कहानी का सार बताएंगे। उसके बाद फिर हम नमक का दरोगा पूरी कहानी का वाचन करेंगे, उसका अर्थ, उसका भाव बताएंगे। जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ उसको विश्लेषित करेंगे और फिर इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों की वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हम कक्षा 11 की हिंदी की जो भी पुस्तकें हैं उन सब के पाठों की वीडियो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनके प्रश्नोत्तरों को लेकर उनके व्याकरण को संबंधित वीडियो बनेगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के कक्षा 12 पर सभी वीडियो देख सकते हैं और ये सभी कक्षाओं की बनेगी हिंदी की वीडियो। तो सबसे पहले हम लेखक प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में कुछ बात करते हैं। उनका मूल नाम, जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, धनपत राय है और उनका जन्म 1880 में लम्ही गांव में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में, उपन्यासों में है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये उपन्यास है। और कहानी संग्रह सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन, उनकी जो सारी कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंड में प्रकाशित हैं। और उन्होंने 3 नाटक भी लिखे, करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध संग्रह हैं उनके। और सन 1936 में उनका देहांत हो गया। कथा सम्राट के रूप में, उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी को जाना जाता है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। सामान्यतः उस समय बड़ी परेशानियां रहा करती थी लगभग सभी लोगों के सामने। तो जीवन बड़े कष्ट में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। हालांकि उस समय बीए तक की पढ़ाई अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। देखिए क्या होता है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई बार सामूहिक लाभ को त्याग देते हैं आज के परिवेश में देखें तो। लेकिन पहले ये बात नहीं थी कि व्यक्तिगत लाभ को त्याग देते थे समाज, देश, सामूहिक लाभ के लिए। तो देश में जब अंग्रेज़ों का राज था तो महात्मा गांधी जैसे लोग असहयोग आंदोलन में चला रहे थे, तो प्रेमचंद जैसे बहुत सारे लोग उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे थे। तो इस कारण उन्होंने नौकरी छोड़ करके देश हित, समाज हित के लिए कार्य करना उचित समझा। ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये विशिष्ट बात थी कि वो लेखन में उनके मन था, उनकी रुचि थी, तो लिखते वो हमेशा रहते थे, भले ही दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। अब यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया उनकी पत्नी का क्या नाम था, शिवरानी देवी। और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे लेखन के माध्यम से। और वैसे भी उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं। यानी कि अपने यथार्थ और आदर्श दोनों रूपों को उन्होंने
अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो उन्होंने कार्य किया उस तरह से। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, अर्थात प्रेमचंद कथा साहित्य के एक प्रमुख केंद्रीय बिंदु हैं हिंदी कथा साहित्य के। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जब कहानी और उपन्यास का विभाजन होता है या उसका अवलोकन होता है, अध्ययन होता है, तो प्रेमचंद प्रमुख होते हैं। उस युग को भी उनके आधार पर बांटा जाता है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। आमतौर पर प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ कल्पना पर आधारित ज़्यादा कहानियाँ होती थी, उनमें यथार्थ बहुत कम मात्रा में होता था। लेकिन प्रेमचंद ने लेखन के बाद कहानियों को, साहित्य को यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास किया, यथार्थ की ज़मीन से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। तो ये बड़ा काम किया कल्पना और रोमानियत से। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। यानी कि पहले सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए होती थी, मनोरंजन के लिए होती थी, किस्सा गोई होती थी, लेकिन बाद में जब इस तरह से यथार्थ से जुड़ी तो कहानियाँ पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले के रूप में सामने आई। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। चूँकि पहले उर्दू का प्रभाव था तो इसलिए उस भाषा का विशेष महत्व रहा, और वो भाषा मैक्सिमम लोग जानते थे तो अधिकतर लोगों तक पहुँची वो। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। यानी कि उसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं है, बल्कि सहजपन जो वो बोलते थे, देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, उस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रारंभिक समय में किया, और वो भाषा अधिक प्रभावी रही लोगों को जोड़ने के लिए। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। यानी कि प्रारंभ में उन्होंने भी जिस तरह की कहानियाँ प्रचलन में थी वैसी कहानियाँ लिखी, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यानी कि बाद में उन्हें जब एहसास हुआ कि ये एक तो कहानी लिखने के अभ्यास के कारण, दूसरा जब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ कल्पना के आधार पर, रोमानियत कथाओं के आधार पर लोगों को मनोरंजित करने का काम साहित्य का नहीं है, इन कहानियों का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातें इन कहानियों के माध्यम से समाज को चेतने के लिए की जाए कि जो परतंत्रता की स्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, असामाजिकता है, अन्याय है, विद्रूपताएं हैं, वो सब समाप्त हो। तो समाज से जुड़े हुए पहलुओं को, पक्षों को उठा करके उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखने शुरू किए, और पंच परमेश्वर और सेवा सदन जैसी कहानी और उपन्यास फिर जीवन के यथार्थ घटनाओं को लेकर के लिखे गए साहित्यिक अवदानों में से हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। अर्थात प्रारंभ में वो आदर्शवादी कहानियाँ लिखते थे, उसके बाद धीरे धीरे यथार्थवादी कहानियाँ लिखने लगे, और ये आदर्श ऐसा हो जो व्यक्ति को प्रेरित करे, उत्साहित करे, आगे बढ़ाए, और उसी तरह के यथार्थ को भी उन्होंने लिखने, बिल्कुल नग्न यथार्थ प्रस्तुत करने का काम उन्होंने नहीं किया। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी ही गढ़ी हुई संज्ञा है, ये उनके द्वारा दिया गया नाम है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है, और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यानी कि प्रारंभ में उन्होंने आदर्शवाद को जिस तरह से लिखा, उसके बाद धीरे धीरे जीवन का, समाज का यथार्थ उन्होंने लिखा अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों के माध्यम से, और अनेक समस्याओं को उनमें चित्रित किया। और बिल्कुल अंत में जब उनका देहासन हुआ तो उसके पास तो बहुत ही यथार्थवादी कहानियाँ उन्होंने बिल्कुल जीवन की यथार्थ घटनाओं को चित्रित किया, जो सेवा इसमें गोदान, पूस की रात, कफन आदि कहानी और उपन्यासों में दिखाई देता है।
पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है नमक का दारोगा, इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से ये एक है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यानी कि एक ऐसी कहानी जो आदर्शवादी यथार्थवाद के बिल्कुल सटीक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यानी कि ये कहानी में प्रस्तुत है। निश्चित रूप से इस कहानी का जो मोटो है, उद्देश्य है, संदेश है, वो इसी तरह के धन के बजाय धर्म की जीत है। और यह धर्म का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लिया जाता है। यह धर्म के मतलब है जिस व्यक्ति का जो नैतिक कार्य है उससे मतलब है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, यानी कि उन्हें नौकरी से छुड़वा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यानी कि कई बार हम व्यक्ति से किसी स्वार्थवश या किसी गलतफहमी में या अहम के कारण उसका बुरा चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति यदि एकनिष्ठ है, सच्चा है, तो फिर हम उसके प्रति धीरे धीरे झुक जाते हैं, भले ही इसको स्वीकार न करें, और उसकी सदासहता के प्रति हम नम्र हो जाते हैं और भी अच्छा भी लगता है। तो अंत में यही बात इस कहानी में दिखाई गई है। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्याप्त सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। यानी कि समाज प्रशासन में किस तरह की घटनाएं हैं, भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त है, इन सबको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ईमानदार व्यक्ति की अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। महाभारत के अभिमन्यु की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी या जानी होगी कि कैसे वो चक्रव्यूह में कौरवों के अनेक योद्धाओं के बीच में अकेले पड़ गए थे और अंतोगत्वा वो गए, काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन वो पराजित हो गए वहाँ पर जाकर के। तो ऐसे ईमानदार व्यक्ति आज की तारीख में ऐसा ही है जिसको बहुत जगह पर युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो टिका रहता है तो वो जीतता है, इसमें कोई शक नहीं। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। प्रेमचंद ये चाहते थे कि कैसा भी यथार्थवाद हो वो ऐसा होना चाहिए समाज को संदेश दे, समाज के लिए आशावादी कुछ बात कहे, निराशावादी नहीं। ये अंतिम जो गहरे काले में लिखा हुआ है, ये उपन्यास नामक उनका शीर्षक जो निबंध है उसमें से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। इसके बाद हम नमक का दरोगा पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।